नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी के क्लास 8th यानी कक्षा 8 के इतिहास हमारे अतीत, जिस किताब का आपका नाम है, उसके अध्याय 4 का यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे ये पता चले कि मैं आप लोगों की हेल्प के लिए जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं पसंद आ रही है, सारी चीज़ें बताइएगा। और अगर डेली बेसिस पे आप लोगों को किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन आंसर पढ़ना है या फिर कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए जो भी वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री आप तक पहुँचती रहे। तो अब देर नहीं करते हैं, आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आप लोगों के लिए हमारे अतीत पार्ट 3 जो था आपका भाग 3 यानी कि कक्षा 8 का जो आपका इतिहास का बुक है उसके अध्याय 4 का हम यहाँ पे आज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, यानी कि ट्राइबल्स, दिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। सबसे पहले हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न, यहाँ पे डिस्कस करेंगे पाठ्य पुस्तक से जो आपका आया हुआ है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में सबसे पहला क्वेश्चन है क। यहाँ पे देखिए पूछा गया है अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगली, और यहाँ पे जो भरने के लिए बोला गया रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित किया, यानी कि जो अंग्रेज थे वो आदिवासियों को किस नाम से बुलाते थे, जंगली और बर्बर। दूसरा प्रश्न है झूम खेती के में बीज बोने के तरीकों को क्या करते थे, क्या झूम खेती जो होती है उसमें बीजों को क्या करते हैं। आपने चैप्टर पढ़ा होगा और मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो आप लोगों को मेरा सजेशन है कि एक बार चैप्टर आप रीड जरूर करिए। आपका जो चैप्टर है अध्याय 4 उसको पढ़िए पहले। एक बार जब पढ़ेंगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन उसमें से आप देखेंगे कि 70 से 80% क्वेश्चन आप खुद से कर पा रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला गया कि झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या करते हैं, क्या कहा जाता है, तो बिखेरना कहा। आप जानते हैं कि झूम खेती क्या होती है। एक बार खेती की गई किसी ज़मीन पे, फिर आगे बढ़ते गए, उस जगह को छोड़ दिए, फिर दूसरी जगह गए, वहाँ खेती किए, तो इस तरीके से। और झूम खेती में बीजों को बिखेरा जाता है। यहाँ पे तो भरने के लिए आ जाएगा अगर, तो यहाँ पे आप लिख देंगे बिखेरना। तीसरा प्रश्न है, देखिएगा, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को भूमि का स्वामित्व मिल गया, यानी कि यहाँ पे भरे क्या भरा जाएगा, भूमि का। ठीक। चौथा क्वेश्चन है असम के चाय बागानों, आपको पता है कि चाय बागान कहाँ पे हैं, असम में है। और उसके बाद क्या है, और बिहार के कोयला खानों। पहले जब, अब तो झारखंड में हो गए हैं सारी चीज़ें, लेकिन पहले क्या था, जब अंग्रेज यहाँ पे शासन करते थे तो झारखंड बिहार से अलग नहीं था, तो सारा जो इलाका था वो बिहार का ही कहा जाता था। तो असम के चाय बागानों और बिहार की कोयला खानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति पूरा आपने भर लिया। अब सही गलत यानी कि ट्रू फॉल्स करना है क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स में देखिए पहला क्वेश्चन है झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं, तो बिल्कुल गलत है ये। तो यहाँ पे हो जाएगा गलत, क्योंकि अभी मैंने बताया कि झूम खेती में न तो जुताई होती है सही से और बीज रोपा नहीं जाता, बीज को यहाँ पे बिखेरा जाता है। दूसरा है यहाँ पे प्रश्न, व्यापारी संथालों से कृषि कोष खरीद कर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे, तो बिल्कुल सही है। आप चैप्टर पढ़े होंगे तो कृषि कोष जो थे वो व्यापारी संथालों से जो अनाज हुआ करता है उसको खरीदते थे और उसको 5 गुना ज़्यादा दामों पे बेचते थे, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है ग, बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन न करें। बिल्कुल ये भी सही था। आप चैप्टर पढ़े होंगे तो ये भी आपको पता होगा कि बिरसा, जो कि आपको पता है कि जंगलों में घूमा करते थे, उन्होंने अपने अनुयायियों, अपने मानने वालों जो उनको मानते थे, उनसे आह्वान किया कि वो शराब छोड़ दें, अपना शुद्धिकरण करें और डायन और जादू टोने के जो अंधविश्वास हैं उसको ना मानें। तो ये बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अगला है यहाँ पे घ, अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, तो बिल्कुल गलत है ये। ऐसा कुछ नहीं चाहते थे अंग्रेज सिर्फ अपना काम निकालना चाहते थे, तो ये हो जाएगा आपका गलत है। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा, देखिए, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी।
तो घुमंतू काश्तकारों के सामने कुछ समस्याएं थी, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। 3 यहाँ पे समस्याओं के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। तो पहली समस्या है यहाँ पे देखिए, अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ के लिए घुमंतू काश्तकारों को एक जगह रहने के लिए मजबूर कर दिया था। आपको पता है जो घुमंतू है उसको अगर एक जगह पे रोक देंगे तो उसको दिक्कत होगी। अगर कोई व्यक्ति आप ही हैं, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह डेली कहीं न कहीं घूमते फिरते रहते हैं और आपके घर वाले हैं जो कहते हैं कि अब आपको कहीं नहीं घूमना है, आपको घर में ही रहना है, तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो उसी तरीके से अंग्रेज़ों ने जो घुमंतू काश्तकार थे उनको एक जगह रहने के लिए मजबूर कर दिया था। इससे घुमंतू काश्तकार जो थे, इससे घुमंतू काश्तकारों की स्वतंत्रता भंग हो गई थी। और दूसरा उसके बाद है पॉइंट, उनके सामने क्या समस्याएं थी। तो घुमंतू काश्तकार जो ब्रिटिश मॉडल के अनुसार हल बैल के प्रयोग का द्वारा खेती करते थे, जिससे उन्हें कठिनाई होती थी क्योंकि उन्हें खेती से अच्छी पैदावार नहीं मिल रही थी, जिससे उन्हें लगान जो है होता था। पहले आपको पता है कि जब आप कोई खेती करते थे तो उसके टैक्स के रूप में एक तरह से कह सकते हैं, जो आज के टाइम पे टैक्स होता है उस तरीके से पहले लगान लगाया जाता था। तो उनको लगान चुकाने में दिक्कत होती थी, क्योंकि अगर खेती ही नहीं सही होगी तो अनाज उपजेगा नहीं, जब अनाज नहीं उपजेगा तो उसको देंगे कैसे। तो इसलिए ये दिक्कत होती थी और हल बैल से खेती करने में कठिनाई होती थी। वो पहले क्या करते थे, घुमंतू काश्तकार झूम खेती करते थे, जिससे वो बीज बस बिखेर देते थे, तो उसमें उनको कठिनाई कम होती थी। तीसरा पॉइंट है, घुमंतू कारों ने धीरे धीरे खेती की इस विधि का विरोध करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वे घुमंतू खेती या झूम खेती पर वापस लौटना चाहते। अभी मैंने आपको बताया कि जो हल बैल से खेती करते थे उस मॉडल को वो दूर करना चाहते थे, उसका विरोध कर रहे थे, और वो फिर से आपने जो उनका जो घुमंतू खेती थी, घूम घूम कर खेती करना या फिर झूम खेती थी, उसको ही करना चाहते। तो ये सारी समस्याएं थी घुमंतू काश्तकारों के सामने। चौथा क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए। तो आदिवासी जो होते थे उनके भी मुखिया होते थे। तो जो औपनिवेशिक शासन था, जैसे अंग्रेज़ों का जो शासन था, उसके आने से उनकी जो मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव है इसके बारे में बताना है। तो आदिवासी मुखियाओं की ताकत में बदलाव, इसमें भी 3 पॉइंट बताया गया आपको। पहला पॉइंट है, आदिवासी मुखियाओं के कई प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गए। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। यानी कि अब जो मुखिया थे आदिवासियों के, उनका खुद का अधिकार बहुत सीमित हो गया। खुद अधिकार उनका अधिकार था वो बहुत कम कर दिया गया। उनको वो अधिकार मानने पड़ते थे जो अंग्रेज अधिकारी उनको बताते थे। दूसरा है, आदिवासी मुखियाओं को जब अंग्रेज अधिकारियों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि के रूप में अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था, तो ये उनकी जो ताकत में उनके परिवर्तन आया था। तीसरा था, आदिवासी मुखियाओं के पास जो ताकत पहले थी अब वह ताकत नहीं रही। सिंपल सी बात है, जब कोई अधिकारी आपके ऊपर आप अभी अपने घर के मुखिया हो, आपके घर कोई और मुखिया आके रहने लगे तो आपको क्या वो सारे अधिकार प्राप्त होंगे? नहीं होंगे। तो वही हाल था कि आदिवासी जो मुखिया थे उनको पहले अधिकार ज़्यादा थे, जब अंग्रेज शासन करने लगे तो उनके अधिकार कम हो गए। यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। वे परंपरागत कार्यों को करने के लिए भी लाचार हो गए, यानी जो अपने वो परंपरागत कार्य थे, खेती, टहलना, घूमना, उसको भी करने में वो उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता था। पांचवा क्वेश्चन है, दिकुओं से आदिवासियों से के गुस्से के क्या कारण थे। यानी कि जो दिकू थे उनके और आदिवासियों के बीच गुस्से का क्या कारण था। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, दिकू आदिवासी मिशनरी, सूदखोर हिंदू जमींदार और अंग्रेज अधिकारियों को दिकू कहते हैं। अब समझ गए आप लोग किसको दिकू कहते हैं? जो सूदखोर थे, आदिवासी मिशनरी थे, हिंदू जमींदार थे और अंग्रेज अधिकारी थे, इनको दिकू कहते थे। तो दिकुओं से आदिवासियों के इस गुस्से के कारण यहाँ पे निम्न है। पहला देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आदिवासी दिकुओं को अपनी गरीबी तथा दयनीय अवस्था का कारण मानते थे। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे देखिए लिखा गया, आदिवासियों को मानना था कि कंपनी की भू राजस्व नीति उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही है। तीसरा पॉइंट है, आदिवासियों का मानना था कि हिंदू जमींदार तथा सूदखोर उनकी ज़मीन हड़पने जा रहे हैं। और चौथा पॉइंट है, आदिवासियों का मानना था कि मिशनरी उनके धर्म तथा पारंपरिक संस्कृति की आलोचना करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि दिकुओं से आदिवासी क्यों गुस्सा हुआ करते थे। छठवां क्वेश्चन है, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था। आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी।
आपको पता है कि बिरसा जो था उसका एक अलग नज़रिया था कि हमारा स्वर्ण युग फिर से आएगा। तो यहाँ पे उसी के बारे में पूछा गया है कि उसकी कल्पना क्या थी। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है, बिरसा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ पे संकल्प लेने के लिए आह्वान किया। यानी कि अपना जो गौरवपूर्ण अतीत था, हमारा भारत का अतीत काफ़ी गौरवपूर्ण था, उसकी वापसी के लिए अपने जो उनके अनुयायी थे बिरसा के, उनसे उन्होंने कहा कि आप संकल्प लीजिए, आह्वान कीजिए कि आप वापस भारत का गौरवपूर्ण अतीत लेके आएंगे। दूसरा पॉइंट है, बिरसा ऐसे स्वर्णयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। तो ये हो गया उसके स्वर्ण युग का जो उसने कल्पना की थी वो। तीसरा पॉइंट है, उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। और चौथा पॉइंट है, बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह स्थायी रूप से रहें और अपने खेतों के काम करें। तो ये हो गया छठे क्वेश्चन का आंसर। काफ़ी अच्छा सोच था बिरसा जी का। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अपने माता पिता, दोस्तों या शिक्षकों से बात करके 20वीं सदी के अन्य आदिवासी विद्रोहों के नायकों के नाम पता करें, उनकी कहानी अपने शब्दों में लिखें। तो एक नायक के बारे में मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आपको अपने शब्द में लिखना है तो आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही लिखिए, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया तो इसको लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे बताया गया है जात्रा उराव के बारे में। जो हेडिंग यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे जनजाति है जात्रा उराव। अब यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। जात्रा उराव झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक जनजाति स्वतंत्रता सेनानी था। ठीक, झारखंड राज्य के एक छोटा सा जगह वहाँ पे छोटा नागपुर, वहाँ का एक जनजाति स्वतंत्रता सेनानी थे। जैसे बाकी स्वतंत्रता सेनानी है उसी तरीके से जात्रा उराव भी थे। उनके नेतृत्व में 1914 से लेकर 1919 के दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। उसने उराव लोगों के बीच फैले अंधविश्वास तथा उनके द्वारा शराब पीने की जमकर आलोचना की। उनके इस धार्मिक आंदोलन ने कर नहीं आंदोलन को जन्म दिया, यानी कि कर नहीं लेने देने वाले आंदोलन की यहाँ पे उसको जन्म दिया। जात्रा ने घोषणा की कि उसके अनुयायी जमींदारों की ज़मीन नहीं जोतेंगे तथा कुली या मजदूर के रूप में या सरकार के लिए काम नहीं करेंगे। उसने पोहन या मेहतो तथा ग्राम प्रधान के पारंपरिक नेतृत्व पर भी प्रश्न उठाया। इस आंदोलन का मौलिक विचार था कि जमीन भगवान ही की देन है तथा जमीन पर जनजाति लोगों के अधिकार में दखल देने का किसी को अधिकार नहीं है। जात्रा को उनके प्रमुख शिष्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से छूटने के बाद उसने इस आंदोलन का नेतृत्व त्याग दिया। यहाँ पे जेल से छूटने के बाद उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व त्याग दिया और बाद में वे गांधी जी के संपर्क में आए। तो याद रखिएगा जात्रा उराव के बारे में। ये था दोस्तों आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही अगर आप लोगों को किसी भी चैप्टर का, किसी भी क्लास का और किसी भी विषय का क्वेश्चन आंसर देखना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आपकी वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूंगा। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करके रखना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अगर अपलोड करूँ तो बिल्कुल फ्री आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।